हेलो लर्नर्स, दिस साइड डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। जैसा कि आपको पता है, हम टीजीटी 2021 की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज के हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है। अगर आपने वो कवर नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 इज द पर्पस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू। एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या पर्पस है, क्या इसका फिलॉसफी है, ये हम पहले भी क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। ब्रिंग चेंजेस इन एटीट्यूड, ब्रिंग चेंज इन नॉलेज, ब्रिंग चेंज इन स्किल, ऑल ऑफ द अबव। क्या फिलॉसफी है? हमें उसके एटीट्यूड में, नॉलेज में, स्किल में, वर्किंग स्टाइल में, बिहेवियर में, हमें सब में चेंज करना है। उनका हमें काम करने, उनका पूरा बिहेवियर चेंज करना, उनका वर्किंग स्टाइल, उनके एटीट्यूड में चेंजेस लाने हैं, उनकी सोच को बदलना है लोगों की। ठीक है, रूरल पीपल के लिए हमें ये सारे चेंजेस करने हैं। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, शारदा एक्ट इज एसोसिएटेड विद। शारदा एक्ट किससे एसोसिएटेड है? विडो मैरिज, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ऑल ऑफ द अबव। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चाइल्ड मैरिज को शारदा एक्ट भी बोलते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया था हरबिलास शारदा ने। इसी के नाम पर इसका नाम शारदा एक्ट पड़ा है। ये कब आया है? 28 सितंबर 1929 में। इसमें गर्ल्स के लिए 14 इयर्स और बॉयज के लिए 18 इयर्स मैरिज के लिए एज फिक्स की गई थी। बाद में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आया। इसमें ये एज बढ़ा के बॉयज के लिए 21 इयर्स और गर्ल्स के लिए 18 इयर्स कर दी गई। अभी रिसेंटली इस बिल में अमेंडमेंट हुआ है और इस एज को बढ़ा के 21 इयर्स कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे 3-4 तरीके से फ्रेम हो सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सो आपका आंसर क्या होगा? शारदा एक्ट एसोसिएटेड विद चाइल्ड मैरिज। बैलेंस शीट इज मेड इन द स्टेज ऑफ। बैलेंस शीट क्या है? हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर बनती है। हम लोग क्या क्या 31 मार्च को एंड मानते हैं, ईयर का एंड मानते हैं, फाइनेंशियल ईयर का एंड मानते हैं। तो ये 31 मार्च को कंप्लीट होती है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर लगता है। तो बैलेंस शीट इज मेड इन द स्टेज ऑफ एंड ऑफ द ईयर। आंसर इज ए। इन जनरल टर्म्स, विच ऑफ द लिपोप्रोटीन इज सेड टू बी बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? एलडीएल को, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को, और एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसमें लो है प्रोटीन, प्रोटीन की डेंसिटी लो है, इसमें प्रोटीन की डेंसिटी हाई है। So answer is bad cholesterol for LDL. Answer is A. Next, demand of resources increases during which stage of life cycle? किस स्टेज में, लाइफ साइकिल के किस स्टेज में रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज करती है, बढ़ती है? पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फैमिली लाइफ साइकिल को हम बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। एक बिगिनिंग स्टेज, मतलब पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इस समय एक फीमेल और मेल कपल बन के अपनी एक फैमिली को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ये बिगनिंग स्टेज हो गई। फिर नेक्स्ट एक्सपेंडिंग, अब चाइल्ड की एंट्री होती है, बियरिंग, रियरिंग, स्कूलिंग होती है। तो इस समय सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। फिर आती है आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? अब बच्चों की जॉब लग जाती है, वो सेटल हो जाते हैं, फाइनेंशियल रिकवरी कर ली जाती है, रिटायरमेंट का पीरियड आ जाता है। तो अब भी रिसोर्सेज अब धीमे धीमे कम यूज होने लगते हैं, इनकी डिमांड कम हो जाती है। सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं हमारी सेकेंड स्टेज में, एक्सपेंडिंग स्टेज में। सो आपका आंसर क्या होगा? डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेस इन एक्सपेंडिंग स्टेज। आंसर इज बी। क्लियर? सो नेक्स्ट, कैंपनर्स डाइट इज एसोसिएटेड विद, इज यूज्ड फॉर। कैंपनर्स डाइट किस लिए यूज होती है? ये हाइपरटेंशन के लिए यूज होती है। ठीक है, आंसर इज सी। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। डॉक्टर कैंपनर ने इस डाइट को इंट्रोड्यूस किया था। ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए होती है। इसमें बेसिकली राइस और फ्रूट्स को इंक्लूड किया जाता है। ये डाइट ऑलमोस्ट 2000 कैलोरीज पर डे देती है। इसमें 4 to 5% प्रोटीन, 2 to 3% फैट और रेस्ट पार्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ पर यूनिट मास ऑफ यार्न इंडिकेट्स। अगर हमने किसी भी यार्न का
लेंथ को फिक्स कर दिया है और हम मास उसका बढ़ा रहे हैं, या फिर हमने उसके मास को फिक्स कर दिया है, लेंथ बढ़ा रहे हैं, या लेंथ को फिक्स कर दिया है, मास बढ़ा रहे हैं। इससे हमारा यान का नंबर आता है। सपोज हमारा एक यान है, हमने उसकी लेंथ फिक्स कर दी है और उसमें हम उसका मास बढ़ाते जा रहे हैं, 1 kg 2 kg 3 kg, तो उसकी थिकनेस इंक्रीज करेगी। तो हम बोलेंगे इसका यान नंबर ये है, 1 है, 2 है, 3 है ना, 1 डेनियर 2 डेनियर 3 डेनियर, 1 टेक्स 2 टेक्स 3 टेक्स, आपने ये चीज सुनी होगी। तो ये क्या होता है, यान का नंबर होता है। तो आंसर इज ए, यान नंबर। Which is the plan for increase in rate of literacy in rural women? इसमें आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि आपके ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों आपके एजुकेशन स्कीम से रिलेटेड हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम में और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम में। इसको थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम इसके आंसर पर आते हैं। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना या एजुकेशन स्कीम, इसको 15 अगस्त 1997 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था कि जो भी रूरल वीमेन्स हैं उनकी एजुकेशन की रेट को इंक्रीज करना है। ये पूरे रूरल वीमेन्स को कवर करता था। और द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम है, ये अगस्त 2004 में इंट्रोड्यूस हुई है। इसका एम है कि जो भी माइनॉरिटी ग्रुप है और SC ST OBC ये ग्रुप है, इनके एजुकेशन लेवल्स को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लिटरेसी इन रूरल वुमेन की बात करें, यहाँ पे किसी ग्रुप की बात नहीं करी गई है कि माइनॉरिटी की या SC ST OBC, इसकी बात नहीं करी गई है, पूरे रूरल वुमेन की बात करी गई है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम। अगर किसी हम ग्रुप की बात करते, माइनॉरिटी ग्रुप की बात करते, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम होता। क्लियर? सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल आर टाइप ऑफ ऑडियो एड, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, नन ऑफ दीज। तो ऑडियो की तो कहीं से बात ही नहीं हो, रिटन और प्रिंटेड मैटर है। हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहीं पर भी ऑडियो की बात नहीं हो रही है, मेरे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या होगा आंसर, बी, विजुअल एड्स। क्लियर? नेक्स्ट, एस्बेस्टस इज अ नेचुरल फाइबर, मैन मेड नेचुरल मिनरल फाइबर, मैन मेड मिनरल फाइबर। हम ये चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाके इस चैप्टर को देख सकते हैं। हमने इसमें कवर किया हुआ था कि फाइबर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल को फर्दर किया था वेजिटेटिव, एनिमल एंड मिनरल। तो एस्बेस्टस मिनरल में क्या थे, गोल्ड, सिल्वर, एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस क्या है, नेचुरल मिनरल फाइबर। आंसर इज सी। नेक्स्ट, सिंथेटिक डाई वाज इन्वेंटेड बाय, इसको किसने इन्वेंट किया सिंथेटिक डाई को, विलियम हेनरी पर्किन ने 1856 में। तो आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है, इसका ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। 1856 में WH पर्किन, विलियम हेनरी पर्किन ने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था, सिंथेटिक डाई को। क्लियर? So answer is A. Next, presence of oxalate and phytate in rajma interfere the availability of राजमा में जो फाइटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है, ये किसके एब्जॉर्प्शन, किसकी अवेलेबिलिटी को इंटरफेयर करते हैं, आयरन और कैल्शियम, इन दोनों मिनरल्स की अवेलेबिलिटी को ये इनके संग ये चिलेट फॉर्म कर लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड और फाइटेट आयरन और कैल्शियम के संग चिलेट फॉर्म कर लेते हैं और इसकी अवेलेबिलिटी को इंटरफेयर कर देते हैं। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, agriculture extension was recognized by United States of America in the year, USA ने सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को कब मान्यता दी थी, तो 1914 में। आंसर इज बी। मार्क ऑन द कैन, जैम और जेली, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, जेली होगा, जेली इज क्या है, एग मार्क, ISI, FPO, नन ऑफ दीज। तो जो भी कैंड फूड आते हैं आपके, जैम, जेली, कैंड, डिब्बा बंद, उस पर फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर का मार्क होता है, FPO। आंसर इज सी। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ, चाइल्ड की डेवलपमेंट किस चीज का रिजल्ट है, ओनली लर्निंग, ओनली मैच्योरेशन, ओनली इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्निंग एंड मैच्योरेशन। सिर्फ ना तो लर्निंग का है, सिर्फ ना मैच्योरेशन का है, बल्कि इन दोनों का है, लर्निंग और मैच्योरेशन से डेवलपमेंट होता है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, डैश डेवलप्स द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड मोरल क्वालिटीज ऑफ अ चाइल्ड। किसी भी बच्चे में फिजिकल, शारीरिक,
मेंटल, मानसिक, सोशल, सामाजिक और मोरल, नैतिक क्वालिटीज कैसे डेवलप होती हैं। प्ले, ईटिंग, स्क्रीमिंग, टेकिंग सप्लीमेंट्स। तो बच्चे को हम क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलने के लिए भेजते हैं, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। स्कूल में भी आपने देखा को करिकुलर एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सिर्फ हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं है, हमें बाकी सारी उसको सारा डेवलपमेंट चाहिए, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए प्ले इज इंपॉर्टेंट। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ इज नोन एज, जो भी बर्थ के बाद 14 to 30 मिनट्स का, 15 से 30 मिनट का, 15 to 30 मिनट का जो भी टाइम है, इसको बोलते हैं पार्चुनेट पीरियड। और इस समय बेबी को क्या बोलते हैं, पार्चुनेट बेबी। क्लियर। तो 15 से लेकर 30 मिनट तक का अगर टाइम पूछा जाता है तो क्या है, पार्चुनेट पीरियड। आंसर इज सी। नेक्स्ट, extension education is a means of achieving the goals of community belongs to development. This statement is given by A. Reddy. A. Reddy ने statement दिया है। क्या statement दिया है, एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, कम्युनिटी के डेवलपमेंट, जो भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के गोल्स हैं, किसी भी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए जो भी गोल्स बनाए गए हैं उनको अचीव करने का एक साधन है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में जो भी गोल बनाए गए उसको अचीव करने का साधन है। ये किसने बोला है, तो ए. रेड्डी। आंसर इज ए। व्हाट इज एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन फॉर वर्क, रिलैक्सेशन एंड स्लीप। इसके लिए क्या टाइम है, 8:8:8, 8 घंटे इसके लिए डिवाइड किए गए। इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम समझ लेते हैं। रॉबर्ट ओवेन ने इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करी थी। पहले क्या होता था कि जो भी वर्कर्स हैं वो काम करे जा रहे हैं, ना कोई कितने घंटे काम करना है, अब उनका छुट्टी हो गई, तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करी, एक क्रांति लेकर आई, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति लेकर आई है। तो पहले तो इन्होंने 10 घंटे दिए थे 80s के स्टार्टिंग में, फिर उन्हें 1870s में कुछ चेंजेस करे और अपना 8 घंटे के 8 डे का बात किया, 8 घंटे के काम के लिए बात करी। और इन्होंने एक स्लोगन दिया, 8 आवर्स लेबर, 8 आवर्स रिक्रिएशन एंड 8 आवर्स रेस्ट। मतलब 8 घंटे हम काम करेंगे, 8 घंटे हम रिक्रिएशन करेंगे और 8 घंटे हम रेस्ट की बात करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी, 8:8:8। क्लियर। नेक्स्ट, which method is extremely beneficial in terms of personal contact, mutual goodwill and friendship। अगर हम पर्सनल कॉन्टेक्ट की बात करें तो ऑफिशियल कॉल्स तो होगी नहीं, वो तो एक प्रोफेशनल कॉल्स हुई, फॉर्मल कॉल हुई। फार्म्स एंड होम विजिट, हम फार्म पे जा रहे हैं, होम विजिट मतलब पर्सनल मिल रहे हैं किसी से। मैथड एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें कोई हम पर्सनल नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके कोई चीज़ दिखा दिया। ग्रुप में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ पे पर्सनल बातें नहीं हो पाएंगी। तो पर्सनल कॉन्टेक्ट करना है तो उसके लिए फार्म एंड होम विजिट्स। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच वीव इज यूज्ड इन टेबल लिनन। टेबल लिनन में कौन सी वीव यूज होती है, ट्विल वीव यूज होती है। सो आंसर इज सी। बोलनी वूल इज नोन एज, बोलनी वूल को और किस नाम से जानते हैं, मेरिनो वूल के नाम से जानते हैं। तो आंसर इज ए। मेरिनो वूल कहाँ की है, ये स्पेन की है। स्पेन के जो शीप्स है उससे मरीनो वूल मिलती है, इसी को बोलनी वूल भी कहते हैं। व्हीट ब्रांड इज फाउंड इन लेयर ऑफ। व्हीट को हम ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, ब्रांड, एंडोस्पर्म, फिर देन जर्म। सबसे आउटर पार्ट उसका ब्रांड हो गया, इसी को पेरिकाप बोलते हैं, चाहे ब्रांड बोले पेरिकाप बोले। इसी ब्रांड के पेरिकाप के पार्ट है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। फिर इसके अंदर होती है एंडोडर्म, फिर उसके अंदर होता है एम्ब्रियो या जर्म। तो ब्रांड क्या है, पेरिकाप। तो व्हीट ब्रांड इज फाउंड इन लेयर ऑफ पेरिकाप। आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। हम एक्सटेंशन टीचिंग के स्टेप्स को पहले भी वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। एक्सटेंशन एजुकेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हम बताए थे आपको। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, इवैल्यूएशन या असेसमेंट। तो इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है, डिस्ट्रैक्शन। तो आंसर इज सी। कौन सा पार्ट नहीं है एक्सटेंशन टीचिंग का, कौन सा स्टेप नहीं है, डिस्ट्रैक्शन। आंसर इज सी।
नेक्स्ट, इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, disruption of glycogen, glucose convert into pyruvic acid, amino acid and fat formation। तो हम इसको पहले देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। तो आपका क्या है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है 10 स्टेप्स की, इसमें ये कन्वर्ट होता है लास्ट में 2 यूनिट्स ऑफ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो आंसर इज सी। ओके, तो ये आज हमारा पूरा ये सीरीज कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नई नई और भी सीरीज लेकर आती रहूं और भी मैं चैप्टर कवर करूं। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।